Okay, good morning, sixth standard. Hope you all are safe. So today we are going to start with the history part again, chapter number 7. We have done chapter number 6 of history, and many of you have sent the photos of question and answers of chapter number 6. आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने चैप्टर 6 जो हिस्ट्री का है पार्ट उसके फ़ोटोज़ भेजे हैं और बहुत सारे रह गए हैं. सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम पे नहीं करेंगे देन जैन में आपके जब PT2 होंगे तो आपको दिक्कत होगी. सो प्लीज़ बी रेगुलर टू द ऑनलाइन क्लासेस. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 7 ऑफ हिस्ट्री. चैप्टर 7 न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशल बीइंग. न्यू आइडियाज़ मतलब नए विचार ऑफ सोशल बीइंग मतलब इन सोसाइटी में जो सोसाइटी है उसमें नई नई थॉट्स क्या क्या आए दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं उपनिषद्स क्या हैं, कब लिखी गई थी, क्या क्या उसमें कॉम्पोजिशंस हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो उपनिषद से पहले थोड़ा सा हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे. हमने वैदिक पीरियड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 5. चैप्टर 5 में हमने वैदिक पीरियड के बारे में क्या पढ़ा था कि जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी. कौन कौन से पार्ट्स थे? ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड द शूद्राज. उनके बारे में हमने पढ़ा था. तो इस जो हम न्यू आइडियाज़ पढ़ने वाले हैं उसमें हम थोड़ा सा वैदिक पीरियड भी पढ़ेंगे. किस तरह के जो ब्राह्मण्स थे वो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा था सोसाइटी में, और जैसे सोसाइटी और डेवलप होने लगी तो जो उनकी अहमियत है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगी. फॉर एग्जांपल जैसे घर में पूजा होती है ना, अगर आपको बड़ी पूजा करवानी है तो आप क्या करते हैं, पंडित ढूंढते हैं कि हाँ, क्योंकि हमको लगता है कि जो पंडित होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ मंत्र वगैरह प्रॉपर करेंगे, घर में शांति आएंगी उनके करने से. सो दैट इज़ वाई वी सर्च फॉर द पंडित फॉर सम रिलीजियस फंक्शंस. ठीक है. सो लेटर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण्स थे दे वर जस्ट गेटिंग द benefit that they belong to the high class, and the generation they are getting the benefit by birth. मतलब ब्राह्मण का जो बेटा है भले ही उसको कुछ ना आता हो बट उसको भी वो भी फैसिलिटीज़ मिलेगी बिकॉज वो ब्राह्मण फैमिली का है. सो एज यू नो दैट जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते हैं, लोगों को पढ़ाते थे. जो पढ़ाने का एजुकेटेड कह सकते हैं वो कौन थे, ब्राह्मण्स ही थे. तो ब्राह्मण्स को रिलीजियस फंक्शंस में इंक्लूड किया जाता था. सो ब्राह्मण्स दे नो हाउ टू रीड संस्कृत. तो वो क्या करते थे, संस्कृत उनको आती तो उसका वो उनको बेनिफिट मिला. कहाँ पे, जब वो यज्ञ करवाते हैं. कभी भी आपने देखा हो यज्ञ में संस्कृत जो आपके मंत्र हैं, उच्चारण है, वो किया जाता है. मैंने आपको बहुत पहले होमवर्क भी दिया था. अगेन आई एम गिविंग यू द सेम होमवर्क दैट यू हैव टू सेंड मी एन ऑडियो ऑन एनी मंत्र. आपको कोई भी अगर कोई भी मंत्र या प्रेयर आती होगी तो उसके आप 4 लाइन्स मुझे सेंड करेंगे. अगर आप क्या कहते हैं हिंदू हैं तो आप मुझे कोई भी शंकर भगवान का मंत्र हो गया या दुर्गा देवी का कोई भी मंत्र वो सेंड कर सकते हैं. अगर आप क्रिश्चियन हैं तो प्रेयर कर सकते हैं, और अगर आप मुस्लिम फैमिली से हैं तो कोई भी आप इबादत सेंड कर सकते हैं. एनीथिंग यू कैन सेंड मी बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी कि कितने बच्चे अपना होमवर्क करते हैं. सो जो ब्राह्मण्स थे दे नो संस्कृत, तो उनको बहुत ही प्रिविलेज मिला. हर कोई लोग उनको अपने फंक्शंस में बुलाया करता था, एंड इसकी वजह से वो क्या हो गए, वो लोग डिमांड्स करने लगे किसकी, गिफ्ट की, कि हम आपके आगे हवन करते हैं. अभी आप देखोगे कोई पंडित घर में आगे पूजा करता है तो हम उसको क्या करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं. कभी पूछना मम्मी से, हम उसको दान दक्षिणा देते हैं. मम्मी उसको पैसे देती है, कपड़े देती है और कुछ खाने का सामान भी देती है ना. ये क्या है, अंदर से एक बिलीव है कि भैया हमारे घर को इस इंसान ने पवित्र किया तो हम इसको एक ऑफर करें. तो पहले लोग मांगा करते थे कि अच्छा हम आपके यहाँ पे पूजा करें तो हमको गिफ्ट दें या फिर डोनेशंस वगैरह ये सब चीज़ें दें आप. इस तरीके से जो ब्राह्मण से देवर गेटिंग ऑल द प्रिविलेज इन द सोसाइटी. ठीक है. सो आई हैव मार्क द लाइन्स इन द बुक. यू ऑल्सो मार्क दीज लाइन्स. आई थिंक दे आर वेरी लाइट but still I think it is visible to you people. Okay, underline these lines in your book and please read this content. यही लाइंस पढ़नी है, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जो अंडरलाइन है वही आप पढ़िएगा. ओके ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर उपनिषद्स. उपनिषद्स क्या है? फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ उपनिषद्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उपनिषद एक संस्कृत वर्ड है और उपनिषद का मतलब होता है किसी के पास बैठना या किसी के क्लोज जाके बैठना. वाई? ताकि हम
अपने जो उस वक्त की बात है, उस वक्त लोग जनरली जैसे कोई अभी भी आप देखोगे कि कोई अगर वो सुनाता है, प्रवचन सुनाते, टीवी में भी आपने देखा तो लोग, बहुत सारे लोग आके सुनते, किसी किसी लोग को इनर पीस मिलती है सब सी चीज़ें सुनकर। जो उस वक्त जो उपनिषद थे उसका मतलब ये था कि कोई स्पिरिचुअल टीचर के पास बैठकर यूनिवर्स के बारे में नॉलेज गेन किया जाए। सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ उपनिषद इन इंग्लिश इज इट इज़ अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स सिटिंग नियर और सिटिंग क्लोज and implies listening closely to the guru or a spiritual teacher who has the basic knowledge about the universe। जिसको यूनिवर्स की प्रॉपर नॉलेज हो, उसके बगल में बैठ के उसकी बातें सुनना, दैट इज उपनिषद। ओके, सो उपनिषद जनरली हम ऑब्वियसली गुरु के पास बैठ के सुन रहे हैं, और उस वक्त जो गुरु हुआ करते थे उनके पास क्या कहते हैं, मंदिर और उनके पास महल नहीं हुआ करते थे, उनका घर नहीं हुआ करते थे। तो जनरली वो कहाँ पे रहते थे, फॉरेस्ट नियर में, फॉरेस्ट के आसपास ही अपना आश्रम रखते थे और वहीं पे लोग आके उनसे सीखते थे। अगर आपने रामायण देखा होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, है ना, रामायण देखा होगा तो आपने देखा होगा जो सीता माता होती है वो कहाँ जाती हैं, वाल्मीकि जी के पास जाती हैं। और वाल्मीकि जी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते। तो वहाँ पे सारे जो लेडीज़ होते हैं और जितने भी ऋषि होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे काम करते होते हैं। और शाम के वक्त वो जो वाल्मीकि जी उनको सुनाते हैं स्पिरिचुअल बातें। तो इससे क्या होता है, उनको प्योरिटी फील होती है, इनर पीस जो होती है वो उनको मिलती थी। सो जनरली जितने भी लोग हैं वो अपने टीचर के पास कहाँ जाते थे, आश्रम में, जो कहाँ पे होता था, जंगल में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट उपनिषद। और स्क्रिप्ट इज़ देयर ऑन पेज नंबर 54। 54 पे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो उपनिषद की ही है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये संस्कृत में लिखा गया है। दिस इज रिटन इन संस्कृत, दिस इज अ स्क्रिप्ट ऑफ उपनिषद। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम ऑफ कॉम्पोजिशन। उपनिषद कब बनाया गया? नाउ इट वॉज मेड और इट वॉज कंपोज इन लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में ही बनाया गया था, नियर 800 to 400 BCE। कहते इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है कि उपनिषद लिखा गया था। So in fact they were written over a long period of time, thus could not have been written by one person। इसको बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, मतलब बहुत सारे टीचर्स आए, उन सब ने दे हैव रिटन दिस बुक। सो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। दैट इज़ वाई ओनली नॉट ओनली वन पर्सन, लॉट मैनी पीपल हैव रिटन दिस। बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखी है। अगर आप अपनी सोशल की बुक की बात करें, है ना, जो हमारे पास है, ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है, अगर ये आपकी ये बुक है, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ, दिस इज़ द कवर पेज ऑफ योर बुक, है ना। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, दिस आर द गाइडलाइंस ऑफ CBSE एंड रिटन बाय सुमन गुप्ता, एशन स्कूल, ठीक है। अगर आप इसमें और सारी चीज़ें देखेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से लिख के बनाई गई। ऐसा नहीं कि एक इंसान को ज्योग्राफी की नॉलेज है तो उसने पूरा का पूरा बुक लिख दिया। एस चंद जो हैं उन्होंने बहुत सारे जगहों से क्या किया, चीज़ें ली हैं, उठाए हुए हैं स्क्रिप्ट, एंड ही हैज़ मेंशन्ड इन दिस बुक। हर एक जगह से उन्होंने डिटेलिंग ली है और तब जाके ये बुक लिखी है। क्योंकि एक टॉपिक हम इंफॉर्मेशन बिना गैदर किए नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको बोलूँ दैट आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे किस पे लिखना है, द मिसाइल मैन के ऊपर लिखना है, तो क्या आप अपनी नॉलेज से लिख लोगे क्या? तो क्या आप फर्स्ट आ सकते हो क्या? नहीं। अगर आपको फर्स्ट आना है तो यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट पीपल। आप पूछोगे कि अच्छा मिसाइल मैन कौन है, उनकी क्या लाइफ थी, और इनके बारे में बहुत सारी जगहों से पता करके फिर लिखोगे ना। तो उसी तरीके से जब उपनिषद लिखा गया वो बहुत टाइम लगा, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ उसके अंदर इंक्लूड किए थे, ठीक है। So time of composition was between 800 to 400 BCE and it was composed during later Vedic period. Okay. Okay, so the last topic which we are going to cover today is the main books. Main books means the people at that time they have written many books, but the historians, the
वी कैन से सोशियोलॉजिस्ट, उनको कुछ ही बुक्स मिली है। ऐसा कहा जाता है कि दैट दे वर 108 उपनिषद्स, मोर देन 108 उपनिषद्स। ऐसा कहा जाता है कि 108 उपनिषद या उससे ज़्यादा उपनिषद थे। बट हिस्टोरियंस, सोशलिस्ट एंड फिलोसोफर, उनको ऐसा लगा कि सिर्फ 7 ही उपनिषद हैं, मतलब 7 ही वो बुक हैं। कुछ लोग कहते हैं 108 से ज़्यादा थे, कुछ कहते हैं 7 से सिर्फ 7 ही थी। सो इट वॉज नॉट आइडेंटिफाइड कि हाउ मैनी उपनिषद्स वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। किसी को नहीं पता कि लेटर वैदिक पीरियड में कितने उपनिषद लिखे गए थे। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट इट कैन बी मोर देन 108 और इट इज़ ओनली 7। सो जनरली उपनिषद्स में क्या लिखा गया था? इट वॉज जस्ट द फेज ऑफ लाइफ, साइकिल ऑफ लाइफ। साइकिल ऑफ लाइफ क्या है? आप पैदा हुए, बड़े हुए, यंग हुए, बूढ़े हो गए, मर गए, फिर वापस से रीबर्थ हुए। सो उपनिषद्स में जो साइकिल ऑफ लाइफ है उसके बारे में ही दिया गया है कि इंसान जब पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो जो 4 फेजेस हैं लाइफ के, मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था, जो 4 फेजेस उनसे गुजरता है और जब वो मर जाता है तो उसका वापस से रिबर्थ होता है। सो दीज वर थिंग्स विच वर इंक्लूडेड इन उपनिषद्स. So they were talked about the soul as Atma and say that the soul is linked to the power of universe called Brahman. कहते हैं उपनिषद में ऐसा बोला गया है कि जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो किससे लिंक है? द पावर ऑफ यूनिवर्स से लिंक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं. द उपनिषद हैव thus try to tell the pupils or the common man that one should be good deeds in life and is always advised by the soul. ऐसा कहा जाता है कि जो आप कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है, तो आप अच्छे काम करें अपनी लाइफ में ताकि जो आपकी सोल हो वो प्योर हो. ठीक है. सो दिस हेल्प्स इन अटेनिंग अ सैल्वेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ. अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपकी जो साइकिल है उससे क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगी, है ना. जैसे आपने गलत काम किया तो आपका वापस से जन्म होगा, फिर आपको वो चीज़ें सहनी पड़ेंगी. बट अगर आपने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया है तो आपकी जो सोल हो वो प्योर होके कहाँ पे चली जाएगी? यूनिवर्स में मिल जाएंगी. दैट वाज द थिंग विच वर इंक्लूडेड इन उपनिषद्स. सो टुडे वी हैव कवर्ड ओनली 3 topics, that is later Vedic period, Upanishads, time of composition and main books. So please go through these lines also which I have underlined in the book, because I know reading a book is a hectic thing for you people. So please read the underlined part. अगर आप underlined part पढ़ते हैं तो in this way you are learning MCQs also. So please read the book as well as the videos also. ठीक है. Thank you class.